हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से एलिमेंट्री, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट काफ़ी रिलेटेड चैप्टर है, तो उसके एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करें हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इस पर ऑपरेशन कैसे करें, देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये आपका एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट जो है एक नंबर से एसोसिएट होता है, तो ए लेंगे तो क्या आ जाएगा ई आई माइनस एच एफ, माइनस बी लेंगे, है ना, आपको पता होगा माइनस बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा डी आई माइनस एफ जी। अब प्लस सी लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डी एच माइनस ई जी, ये हमारा हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा कि ये आपका रो है, रो 1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका रो 3 है। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 1, रूल 1 कि बच्चों मान लीजिए कि कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उस केस में जो इसका वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इफ एनी टू रोज और कॉलम, बच्चों याद रखिएगा कि ये कोई भी दो रो या कॉलम भी अगर मान लीजिए कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया, मतलब मान लीजिए यहाँ 3 3 4 5 यहाँ 3 4 5 है, या फिर 1 2 3 है, यहाँ ए भी 1 2 3 है, तो वैसे केस में हम क्या बोलेंगे इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वो 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से दिखाया जाता है, याद रखिएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी रूल नंबर 2। रूल 1 हो गया, रूल 2 में क्या है कि इफ, अच्छा इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर रूल 2 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए डेल्टा 2 3 5 2 3 5 1 2 3, आप देख सकते हैं कि आपका रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, रो 1 और रो 2 क्या आइडेंटिकल है। तो इस केस में अगर डेल्टा का अगर वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 3 लीजिएगा तो 2 3 जा 6 5 1 जा 5 लेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 हो जाएगा 2, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 5। सिंप्लीफाई करने पे 0 आ गया। तो कैसे हमने बताया, क्योंकि यहाँ देखिए रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप बिना वैल्यू फाइंड किए ही बता सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। रूल 2 है क्या कि इफ एनी टू रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, ये भी 0। देखिए अब इसको मतलब समझाते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 2 3 5 है, तो 2 का 4 गुना मान लीजिए, यहाँ पे ये भी 4 गुना और ये भी 4 गुना, 4 गुना हो 5 गुना हो 6 गुना, एनी टाइम्स, मतलब किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ 2 3 4 है और यहाँ 3 टाइम्स 6 9 12 1 2 3। आप देख सकते हैं बच्चों कि कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 का 3 टाइम्स है कॉलम 2, है ना, 3 टाइम्स, तो इस केस में भी इसका जो वैल्यू होगा 0 ही होगा। तो चलिए इसे भी निकाल कर देखते हैं। तो 2 लेंगे कितना आ जाएगा 9 3 27 माइनस 12 दूना 24, माइनस 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 4, प्लस 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 3 36 माइनस 9 4 जा 36, 27 में से 24 जाएगा 3 तो 2 गुना 3 माइनस 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, है ना, और कुछ मिस्टेक 2
7 और 2 24, -6 लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये मिस्टेक, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। जब 6 लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यहाँ मिस्टेक हो गया। और 36 में से 36 जाएगा तो 0। आप देख सकते हैं 2 + 3 6 -6, ये हमारा 0 हो गया। तो इस केस में बोल सकते हैं कि जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम हमारा प्रोपोर्शनल होगा तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 अब याद आपको, आई होप कि आपको याद हो ही गया होगा कि अगर कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, या प्रोपोर्शनल भी होगा उस केस में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, रूल 3। मान लीजिए कि डेल्टा आपका ये ABCDEFGHI, ठीक है। तो रूल जो 3 है उसमें क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि अगर आप R1 को R2 से इंटरचेंज करते हैं, R1 को R2 से इंटरचेंज करते हैं, मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव होना चाहिए। मान लीजिए R1 को R2 से कर सकते हैं या R2 को R3 से कर सकते हैं, ठीक है, पर R1 को R3 से नहीं कर सकते हैं, R1 को R3 से नहीं कर सकते हैं, R1 को R2 से कर सकते हैं या फिर R2 को R3 से कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ याद रखिएगा बच्चों, हम लोग चाहे तो कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से कर सकते हैं, है ना, या कॉलम 2 को कॉलम 3 से कर सकते हैं, पर कॉलम 1 को कॉलम 3 से डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको समझाया था। तो मान लीजिए कि अगर आप R1 को R2 से इंटरचेंज किए तो इस केस में डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा साइन आ जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा DEFABCGHI। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर फिर से आप R2 को R3 से इंटरचेंज करते हैं, ये इंटरचेंज का साइन याद रखिएगा, R2 को R3 से इंटरचेंज करिएगा तो फिर से एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ DEF तो है ही, ये आपका क्या हो जाएगा GHI। एक बार फिर माइनस, देखिए एक माइनस तो था ही, एक बार फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपका हो जाएगा ABC। तो जितना बार इंटरचेंज करेंगे उतना एक माइनस साइन आता है ना। आप कह सकते हैं कि -1 यहाँ पे है ना, यहाँ -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही हो जाता है। मतलब जितना बार रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे उतना -1 से मल्टीप्लाई होता जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। परंतु ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अगला रूल 4। रूल 4 क्या कर रहा है बच्चों, देखिए जैसे आप एक डिटर्मिनेंट ABCDEFGHI आपका, ठीक है, तो रूल 4 के अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, रूल 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लीजिए कि आप R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि आप अपने कान का ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो बस इफेक्ट कान पे ही दिखेगा ना, तो वही है, कुछ ऐसा ही है कि आप रो 1 पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट बस रो 1 पे दिखेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा आपका मान लीजिए कान में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, तो जैसा आपको प्रॉब्लम होगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम चाहे तो कर सकते हैं R1 + R2, ठीक है, R1 + R2 कर सकते हैं, या फिर चाहे तो कर सकते हैं R1 टेंस टू R1 - 2 R2 कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड। याद रखिएगा बस R1 में किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाद वाले में आप R3 भी लिख सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे R3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और खास बात बच्चों, जैसे चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि R1 टेंस टू हमने कर दिया R1 + R2 + R3, मान लीजिए ये कर दिया, तो पहले तो हमारा देखिए ABC था ना, ABCDEFGHI, ये आपका रो 1 है ना, ये आपका रो 2 है और ये आपका रो 3 है ना, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो अब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले ऑपरेशन को, R1 टेंस टू, मतलब अब R1 ना होके क्या हो जाएगा, R1 ना होके क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या करने वाले हैं, अब R1 इस तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा A + D + G, है ना, B + E + H और C + F + I, है ना, और यहाँ आपका हो जाएगा DEFGHI। ठीक है, क्या हो जाएगा DEF और GHI। और खास बात, अगर मान लीजिए इससे आपका वैल्यू 5 आता है तो इसको भी सॉल्व करने में आपका वैल्यू 5 ही आएगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए इसे और भी समझते हैं डिटेल में, ये आपका रूल 4 है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, आपका एक वैल्यू डिटर्मिनेंट है 3 1 2 4 2 5 1 2 3,
ठीक है। और इसका वैल्यू जो आपका कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू इसका, क्या करते निकालते हैं। 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, अब +2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -2, तो 6 में से 10 जाएगा -4, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 जाएगा तो 6, ये आपका हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 12, +12 कट जाएगा, -7 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब इसमें ना कुछ आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप R1 टेंस टू, आप R1 की जगह आप क्या कर दे रहे हैं, है ना, आप R1 में से आप क्या कर दिए, R1 की जगह आप R1 प्लस R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं। सपोज यही कर लेते हैं, R1 माइनस R2 कर दिए, तो इससे भी जो वैल्यू निकलेगा हमारा सेम ही आएगा। चलिए देखें, करते हैं। तो 3 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, -1, 1 में से 2 जाएगा तो -1, 2 में से 5 जाएगा तो -3, 4 2 5 1 2 3। देखिए इफेक्ट जो हमारा बस R1 पे दिखेगा, बाकी एलिमेंट्स हमारे एज इट इज आ जाएंगे। अब इसे भी एक्सपेंड करिएगा तो हमारा वैल्यू -7 ही आएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका वैल्यू कैसे एक्सपेंड करिएगा, -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस तो फार्मूला के अकॉर्डिंग आता है, फिर से -1 है। चलिए तो 4 3 जा 12, -5 और यहाँ -3 है। फार्मूला के अकॉर्डिंग तो प्लस आता है, परंतु हमारा एलिमेंट -3 है, तो 4 2 जा 8 -2। अब देखिए 6 में से 10 जाएगा, 6 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4, माइनस +1 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, -3 और आपका ये 6 है ना, तो ये आपका -+4 +7 और ये आपका हो जाएगा -18, 6 3 जा 18, 11 -18 सब्ट्रैक्ट करना तो आपको -7 ही आ जाएगा। आपने देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद भी हमारे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो के अलॉन्ग, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग, अकॉर्डिंग टू नीड। हम लोग चाहे तो अब देखिए कैसे कैसे टाइप के आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। R1 टेंस टू R1 + 2 R2 + R3 अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो R1 टेंस टू R1 - 3 R3 कर सकते हैं। आप चाहे तो R2 टेंस टू R2 - 2 R1 कर सकते हैं। आप चाहे तो R3 टेंस टू R3 - R1 कर सकते हैं, -R2 कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा हम लोगों को नीड होगा वैसे हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मतलब कोई यहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं कि ऐसा नहीं करिए वैसा नहीं करिए, बस पर इस एलिमेंट में रूल यही है कि बस पहला जिसमें आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना। और सेम चीज़ आप कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1 + 2 कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, नहीं अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग जैसा चाहे कर सकते हैं, कॉलम 2 टेंस टू कॉलम 2 - कॉलम 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों जो है रूल नंबर 5, और इसी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें प्रूफ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ का क्वेश्चन। तो चलिए रूल 5 देखते हैं। रूल 5 में हमारा क्या है कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है ABC + लैम्डा, DEF + लैम्डा, GHI + लैम्डा, ठीक है। तो इस केस में जो है हम लोग चाहे इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा ABC, DEF, GHI। देखिए यहाँ पे लैम्डा हमारा तीनों में सेम है, तो AB लैम्डा, DE लैम्डा, GH लैम्डा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में दोनों ऐड करने के बाद इसका जो वैल्यू होगा और इस दोनों का वैल्यू को ऐड करने पे हमारे इसके वैल्यू के बराबर ही आ जाएगा। ये हमारा रूल 5 था। रूल 6, मान लीजिए बच्चों कोई डिटर्मिनेंट है ABC, DEF, GHI। तो अभी बच्चों हमने आपको बताया कि आप R1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर मान लीजिए कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे R1 टेंस टू आप किसी कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई कर दिए, किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किए, KR1 + R2 कर दिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको K से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जिस पर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं अगर उसमें आपको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, KA + T, है ना। ये आपका हो जाएगा KA + T, क्योंकि आपने फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई किया तो AK हो जाएगा, BK हो जाएगा, CK हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आप क्या कर रहे हैं, D को मतलब R2 को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, R2 आपका D है ना, ये हो जाएगा BK + E, ये हो जाएगा CK + F हो जाएगा। यहाँ आपका है DEF GHI,
आपका हो गया। और बच्चों खास बात, इससे जो वैल्यू आएगा उसको कैसे डिवाइड करने पे वो इसके वैल्यू के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिटर्मिनेंट के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्रूफ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, जेईई में भी उसके प्रूफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ बनाकर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।